हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग। ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी के लिए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्याय 5 स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो अपूर्ण प्रभाविता है और सहप्रभाविता है, ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुगुण एलीलवाद क्या होता है, बहुजीनी वंशागति क्या होती है और वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो आज के लेक्चर में ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहला जो है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में क्रोमोजोमल, क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जब मेंडल ने बताया कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, तो मेंडल ने कहा कि जो लक्षण हैं वह किसके द्वारा जाते हैं, कारक के द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा, कारक के द्वारा जाते हैं या फैक्टर के द्वारा जाते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या था, गुणसूत्र की खोज और गुणसूत्र के बारे में वैज्ञानिकों को ज्ञान नहीं था। लेकिन कई वर्षों के बाद क्या हुआ कि गुणसूत्र का ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ, गुणसूत्र का। ठीक है, तो सबसे पहले जो गुणसूत्र की खोज है या गुणसूत्र को देखा था वो नाइगेली थे। तो नाइगेली ने सबसे पहले गुणसूत्र की खोज की थी या गुणसूत्र को देखा था। तो केंद्रक के अंदर ये सूत्रवत या धागे जैसी संरचना को अर्थात गुणसूत्र को सबसे पहले नाइगेली ने देखा था। इसके बाद ये जो संरचना है इसको गुणसूत्र का नाम दिया वाल्डेयर ने। किसने, वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया या क्रोमोजोम शब्द दिया। गुणसूत्र, गुणसूत्र अर्थात क्रोमोजोम, क्रोमोजोम टर्म, क्रोमोजोम जो शब्द है वह किसने दिया, वाल्डेयर ने दिया था सबसे पहले। ठीक है, तो गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र हमारे केंद्रक में हमारे कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं या सभी जो जंतु हैं उनकी कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पे पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पे, केंद्रक में। तो केंद्रक में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है और यही डीएनए क्या होता है, संघनित हो करके गुणसूत्र का रूप ले लेता है या छड़ जैसी संरचना बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोजोम या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, केंद्रक में क्या होता है, डीएनए होता है। यही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है जो क्या करता है, संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप ले लेता है। ठीक है, समझ में आया। सभी जंतुओं में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, या हम इसको 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं ना वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जो हमारी दैहिक कोशिकाएं हैं, शरीर की बॉडी की कोशिकाएं हैं, उसमें कितना, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। जिसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र, 22 जोड़ी गुणसूत्र वो समजात होते हैं। क्या होते हैं, समजात होते हैं। तो कुल 23 जोड़ी है और जो 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी तक का जो गुणसूत्र है वह गुणसूत्र आपस में क्या होते हैं, समजात होते हैं। अर्थात प्रत्येक जोड़ी का गुणसूत्र, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला जोड़ी का गुणसूत्र ये है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा गुणसूत्र दूसरे जोड़ी का। तो ये गुणसूत्र, ये एक जोड़ा हुआ, ये दूसरा जोड़ा, तो हर एक जोड़ा का गुणसूत्र आपस में क्या होता है, समान होता है। ये आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, लेकिन
ये दूसरे जोड़े से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं, दूसरे जोड़े से। इन दोनों के जोड़े में, अर्थात पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो दोनों जोड़े में क्या होती है, भिन्नता होती है। लेकिन ये प्रत्येक जोड़ा आपस में क्या होता है, समजात होता है। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, समजात होते हैं, अर्थात समान होते हैं। अर्थात इस गुणसूत्र पे जो जीन और एलील होगा वही गुणसूत्र, इसी दूसरे वाले गुणसूत्र पे भी वही एलील और जीन उपस्थित होगा। तो 22 जोड़ी कैसे होते हैं, समजात होते हैं। जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वह भिन्न होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं मनुष्य की, तो यहाँ पे क्या होता है, x और y होता है, या x हो सकता है। तो अगर मेल होता है मनुष्य में तो XY होता है, और अगर फीमेल होती है तो क्या होता है, यहाँ पे XX गुणसूत्र होता है 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र। ठीक है, समझ में आया। तो इन गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो स्त्रियों में तो ये 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र आपस में समान होता है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है, भिन्न होता है। एक X होता है और एक Y होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए यह सेक्स डिटरमाइन करता है, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। समझ में आया ना। इसी प्रकार से और भी जंतु या जीव हो सकते हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे फल मक्खी की बात करते हैं, ड्रोसोफिला जिसका नाम है, फल मक्खी। तो फल मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 4 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 4 जोड़ी होती है। और इसी प्रकार से और भी जंतुओं में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जंतु हैं, पौधे हैं, सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, भिन्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य आपको याद होना चाहिए कुल 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी समजात होते हैं, और जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वह क्या होता है, विषमजात होता है, जिसको क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये थी गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, छड़ के जैसी संरचना होती है। तो कुछ साइंटिस्ट, सटन और बावेरी, 2 साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट, सटन और बावेरी। देखिए सटन और बावेरी, इन 2 साइंटिस्टों ने पता लगाया या देखा कि क्या होता है, गुणसूत्र मेंडल के कारक की भांति कार्य करते हैं। जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र किसकी तरह कार्य करते हैं, गुणसूत्र किसकी तरह कार्य करते हैं, मेंडल ने जिनको कारक कहा था वो कारक की तरह भांति कार्य करते हैं। अर्थात माता पिता से क्या होते हैं, जब युग्मक निर्माण होता है, किसका निर्माण, युग्मक का निर्माण होता है, तो वहाँ पे युग्मक में जाते हैं आधे होकर के, युग्मक निर्माण, ठीक है, या युग्मक में। तो जब क्या होता है गुणसूत्र कारक की भांति कार्य करते हैं, जब क्या होता है युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, अंडाणु या शुक्राणु का निर्माण होता है, या नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो वहाँ पे गुणसूत्र युग्मकों में जाते हैं और उनकी संख्या आधी हो जाती है। पुनः क्या होता है, फिर ये युग्मकों में जो गुणसूत्र है, जब युग्मकों के संयुग्मन से क्या बनता है, युग्मक है तो एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा, इनके संयुग्मन से बन जाता है जाइगोट। तो जब पुनः जाइगोट बनता है तो इनके पुनः संयोजन से क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या पुनः बन जाती है, पहले जैसे दुगनी हो जाती है, ठीक है, जोड़े में आ जाती है, या कारक जोड़े में आ जाते हैं। तो इस जाइगोट से क्या होता है, पुनः नए जीवधारी का निर्माण होता है या युग्मनज का निर्माण होता है। तो सटन और बावेरी ने क्या किया कि जो मेंडल ने कारक कहा था, कहा कि कारकों के द्वारा क्या होती है, गुणसूत्रों की आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति होती है। तो सटन और बावेरी ने क्या कहा कि वह जो कारक है वह गुणसूत्र होता है। अर्थात गुणसूत्र ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों को लेकर के जाते हैं। तो जब इन लोगों ने कहा तो इन लोगों ने यह बताया कि एक गुणसूत्र क्या करता है, एक लक्षण का निर्धारण करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में यह देखा गया कि एक गुणसूत्र क्या करता है,
एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, एक गुणसूत्र क्या करता है, एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है। तो फिर क्या हुआ कि ये जो इनका सिद्धांत था इसमें भी बदलाव कर दिया गया। अब क्या हुआ कि एक गुणसूत्र क्या करता है, एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है, एक से अधिक। ठीक है, तो इसके बाद मत आया जीन मत। कौन सा मत, जीन मत। तो जीन जो शब्द है यह जॉनसन, किसने, जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। और टी.एच. मॉर्गन ने बताया, किसने, टी.एच. मॉर्गन, या इनको हम थॉमस हंट मॉर्गन भी कह सकते हैं। और टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक वंशागति का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, या मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो टी.एच. मॉर्गन ने बताया कि जो गुणसूत्र हैं, इस तरह से मान लीजिए यह गुणसूत्र की संरचना है। ठीक है, इस गुणसूत्र पे जीन मोतियों की भांति पंक्तिबद्ध होते हैं। तो ये गुणसूत्र है, इस पे क्या है, बहुत सारे जीन ऐसे पंक्तिबद्ध होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इन्होंने कहा कि जीन के गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। ठीक है, किसकी भांति, मोतियों की भांति। जैसे किसी माला में मोती पिरोई गई रहती है, उसी तरह गुणसूत्र पे क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। और इन्होंने बताया कि एक जीन क्या करता है, एक लक्षण का निर्धारण करता है। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, जीन मत दिया कि जीन क्या करता है, आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करता है या एक लक्षण का निर्धारण करता है। समझ में आया। और जीन कहाँ पे होता है, गुणसूत्र के ऊपर मोतियों की भांति स्थित होते हैं। एक्चुअली ये जीन क्या होते हैं, ये डीएनए के खंड ही होते हैं। क्या होते हैं, जीन क्या होता है, डीएनए खंड होता है, जो क्या करता है, लक्षण का निर्धारण करता है। डीएनए का एक खंड जो किसी एक लक्षण का निर्धारण करे वह क्या कहलाएगा, जीन कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, या आप कह सकते हैं जीन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब पता चल गया कि वो जो कारक थे वह कारक कौन थे, वो कारक ये डीएनए या जीन होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से कहाँ पे, संतानों में लेकर के जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बहुजीनी वंशागति। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बहुजीनी वंशागति। ये समझ में आ गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटन और बावेरी ने दिया था। इन्होंने कहा कि गुणसूत्र क्या करते हैं, कारक की भांति कार्य करते हैं, यही लक्षणों का निर्धारण करते हैं। फिर क्या हुआ कि और भी डिस्कवरी हुई। टी.एच. मॉर्गन ने बताया कि यह क्या, गुणसूत्र पे बहुत सारे जीन उपस्थित होते हैं और यही जीन क्या करते हैं, एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति को मल्टीपल एलेलिज्म कहा जाता है। बहुजीनी वंशागति को पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस किसको, बहुजीनी वंशागति को। तो जब क्या होता है, सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनेक जीन। ठीक है, या आप कह सकते हैं बहुत सारे जीन क्या करते हैं, किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो इसे कहा जाता है पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। समझ में आया कि नहीं। बहुत सारे जीन, एक से अधिक, 2 या 3 जीन क्या करते हैं, एक ही लक्षण का निर्धारण करते हैं। सब मिलकर के केवल एक लक्षण का निर्धारण करेंगे, तो इसे कहा जाएगा पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति। बहु का मतलब अनेक, बहुत सारे जीन किसी एक लक्षण की वंशागति को निर्धारित करने वाले हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य में है। ठीक है, किसमें,
मनुष्य में त्वचा का रंग, मनुष्य में त्वचा का रंग, ठीक है, या लंबाई, मनुष्य की लंबाई। आप लोग देख रहे होंगे कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य में ऐसा नहीं है कि केवल मटर के पौधे की भांति कुछ लंबे हैं एकदम से और कुछ एकदम बौने से है, ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार की क्या है लंबाई है, सबकी लंबाई अलग अलग है। तो यह भी किसके द्वारा, एक लक्षण लंबाई बहुत सारे जीन के द्वारा क्या की जाती है, निर्धारित की जाती है। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, देखिए त्वचा का रंग, स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर इसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यह क्या होता है, 3 जीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितने जीन के द्वारा, 3 जीन के द्वारा। जो त्वचा का रंग होता है 3 जीनों के द्वारा निर्धारित होता है। कितने जीनों द्वारा, 3 जीनों के द्वारा। कौन कौन से जीन, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी, इस तरह से एक जीन, ये और ये, कुल कितने जीन हो गए, 3 जीन हो गए, ठीक है ना। क्योंकि एक जीन में 2 एलील होते हैं तो इस तरह से 2-2 लिखा गया है। अब देखिए ये कैसे क्या करते हैं, त्वचा का निर्धारण करते हैं। तो आप लोग जानते हैं जो त्वचा का रंग होता है उसमें उपस्थित मिलेनिन, ठीक है, कौन सा, मिलेनिन, जो रंगीन पदार्थ होता है, पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, उसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये सभी जीन क्या करते हैं, मिलेनिन का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं त्वचा का रंग किस प्रकार से होने वाला है मनुष्य के शरीर में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो स्थिति है, सभी जीन क्या हों, सभी एलील क्या हों, प्रभावी हों, कैपिटल है अर्थात प्रभावी हो। दूसरी स्थिति मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, हर एक जीन में एक एलील प्रभावी है और दूसरा क्या है, अप्रभावी है। तीसरी स्थिति देखिए यहाँ पे सभी जीन के सभी एलील क्या हैं, अप्रभावी हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों का रंग बताने वाला हूँ, इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सभी तीनों जो जीन हैं सबके सभी प्रभावी एलील हैं। तो प्रभावी एलील हैं, सभी क्या करेंगे, मिलेनिन का निर्माण करेंगे। तो सभी मिलकर के करेंगे तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में रंगीन पदार्थ बनेगा, वर्णक बनेगा, जिससे जो त्वचा होती है वह किस रंग की होती है, गहरे रंग की होती है। किस रंग की, गहरे रंग की। तो त्वचा बहुत गहरे रंग की होगी, अर्थात काली होगी, एकदम काली नहीं होगी, बहुत डार्क ब्राउन होगा, ठीक है, कैसा होगा, गहरे रंग की त्वचा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिसमें क्या है, सभी एलील अप्रभावी हैं। तो यहाँ पे कोई भी एलील क्या करेगा, पिगमेंट नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो त्वचा होगी वह कैसे होगी, हल्के रंग की होगी। कैसे रंग की, हल्के रंग की, ठीक है। सबसे सफ़ेद, सबसे गोरा, क्या हो गया, सबसे गोरा, सबसे हल्का, ये क्या हो गया, सबसे ज़्यादा सांवला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे वेस्ट इंडीज़ वाले बहुत काले दिखते हैं ना, तो उसी तरह से बहुत गहरे रंग का। यहाँ पे देखिए दूसरा बीच में क्या है, यहाँ पे हर एक जीन में एक एलील प्रभावी है और दूसरा क्या है, अप्रभावी है। तो इसका जो रंग होगा वह क्या होगा, मध्यवर्ती होगा। कैसा होगा, मध्यवर्ती, इन दोनों के बीच वाला होगा, ना ही बहुत हल्का होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गहरा होगा। तो कैसा रंग होगा, मध्यवर्ती होगा। इस प्रकार से और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्रभावी एलील की संख्या बढ़ेगी तो यह क्या होगा, थोड़ा सा गोरा हो जाएगा, सॉरी गहरे रंग का होता जाएगा। प्रभावी एलील की संख्या कम होगी तो यह क्या होगा, हल्के रंग का होता जाएगा, अर्थात गोरा होता जाएगा, ठीक है। तो यह जो त्वचा में उपस्थित पिगमेंट होते हैं ये हमारी त्वचा को या हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सूर्य के किरणों में जो भी परावैंगनी किरणें होती हैं तो उन किरणों से क्या करते हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल था किसका, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस का, क्लियर है। तो नेक्स्ट है और लास्ट है बहुगुण एलीलवाद, जिसको गुणात्मक विकल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक क्या है, बहुगुण एलीलवाद या गुणात्मक विकल्पी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। देखिए
जो बहुगुण एलीलवाद होता है इसे कहा जाता है मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। तो मल्टीपल एलेलिज्म या गुणात्मक विकल्पी या बहुगुण एलीलवाद एक ही होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा एलेलिज्म, एलील से संबंधित है। तो यहाँ सामान्यतः हम लोग जब कहते हैं कि जो एक लक्षण होता है एक जीन से निर्धारित होता है जिसमें 2 एलील होते हैं, सामान्यतः क्या होता है किसी जीन में कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं। लेकिन क्या हो कभी कभी कोई ऐसा जीन हो या कोई ऐसा लक्षण हो जो 2 से अधिक एलील के द्वारा निर्धारित किया जाता हो। कितना, 2 से अधिक एलील के द्वारा निर्धारित किया जाता हो, तो इसी को कहा जाता है 2 से अधिक एलील। इसे कहते हैं बहुगुण एलीलवाद या गुणात्मक विकल्पी या मल्टीपल एलेलिज्म। एक लक्षण का निर्धारण 2 से अधिक एलील करते हैं, ठीक है। कितने, 2 से अधिक, 3 या 4 करेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मनुष्य का रुधिर वर्ग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, रुधिर वर्ग। तो आप लोग जानते हैं जो रुधिर वर्ग है, रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो याद रखेंगे रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और मनुष्य में कुल 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, जिनका जीनोटाइप क्या होता है, 6 प्रकार का जीनोटाइप हो सकता है। और यह जो रुधिर वर्ग है यह 3 एलील के द्वारा निर्धारित किया जाता है, IA, IB और IO। कितने एलील, 3 एलील के द्वारा रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखते हैं ये तीनों एलील कैसे रुधिर वर्ग का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। तो रुधिर का निर्धारण 3 एलील मिलकर के करते हैं, IA, IB और IO। तो यहाँ पे देखिए जो IA है ये IB दोनों एलील आपस में क्या होते हैं, सहप्रभावी होते हैं। कैसे होते हैं, सहप्रभावी होते हैं। लेकिन जो IA एलील है और तथा IB ये दोनों किस पे प्रभावी होते हैं, कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, किस पर, IO पर, ठीक है। IO पे ये क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। कौन, IA और IB किस पे प्रभावित होते हैं, IO पर प्रभावी होते हैं। अर्थात जब ये दोनों एलील एक साथ आएंगे तो ये प्रदर्शित होगा, और अगर यह दोनों IA और IO आता है तो IA प्रदर्शित होगा, ठीक है। यह प्रदर्शित नहीं होगा। यह प्रदर्शित कब होगा, जब इसका दोनों एलील एक साथ आता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो आइए एक टेबल बनाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे रुधिर वर्ग का निर्धारण होगा और कौन सा रुधिर वर्ग किसको दिया जा सकता है। रुधिर वर्ग, ठीक है, रुधिर वर्ग प्रतिजन, प्रतिरक्षी और यहाँ पे ठीक है, ग्राही, या अर्थात कौन सा रुधिर वर्ग उसको क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। चलिए तो ग्राही या उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप और प्रतिरक्षी। देखिए रुधिर वर्ग अगर A है, क्या है, रुधिर वर्ग A है, ठीक है,
समझ में आया। तो रुधिर वर्ग ए है, तो यहाँ पे प्रतिजन क्या होगा, ए होगा। और मैंने बताया था आप लोगों को, फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए ये आरबीसी है, तो अगर आरबीसी के सतह पे कौन सा प्रतिजन ए है, क्या है, प्रतिजन ए है, कौन सा प्रतिजन, ए, तो रुधिर वर्ग क्या होगा, ए होगा। तो प्रतिजन और रुधिर वर्ग क्या होते हैं, समान होते हैं। जो प्रतिजन आरबीसी की सतह पे उपस्थित होता है वही उसका क्या होता है, रुधिर वर्ग होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब क्या होता है, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए होता है तो उसके रुधिर के प्लाज्मा में प्रतिरक्षी जो बनता है वह बी के विरुद्ध बनता है। तो जो प्रतिरक्षी होता है या एंटीबॉडी होता है वह बी बनता है, और एंटीबॉडी को या प्रतिरक्षी को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार अगर रुधिर वर्ग क्या है, बी है, तो यहाँ पे प्रतिजन क्या होगा, बी होगा, और प्रतिरक्षी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए होगा। लेकिन जब रुधिर वर्ग क्या हो, ए बी हो, क्या हो, रुधिर वर्ग ए बी हो, तो यहाँ पे प्रतिजन क्या होगा, दोनों ए तथा बी दोनों होगा। तो जब दोनों प्रतिजन होते हैं तो किसी के विरुद्ध यह प्रतिरक्षी नहीं बनाता, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रतिरक्षी नहीं रहेगा। समझ में आया। अब आखिरी रुधिर वर्ग है, अगर रुधिर वर्ग ओ होता है तो यहाँ पे कोई भी प्रतिजन नहीं रहता है, और जब कोई भी प्रतिजन नहीं रहता है इसके सतह पे, ठीक है, कोई भी नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो प्रतिरक्षी बनने वाला है ए तथा बी दोनों के विरुद्ध क्या करता है, इसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जो ए रुधिर वर्ग है इसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, तो ए वाले को ए और ओ दोनों ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। बी वाले को बी और ओ दोनों ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। ए बी को ए दिया जा सकता है, बी वाला भी, ए बी वाला भी, और ओ वाला भी ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। ओ वाले को केवल एक ही ब्लड ग्रुप ओ ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसको सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप दिए जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं जो ओ ब्लड ग्रुप है यह सभी प्रकार के रुधिर वर्ग में दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि यह सभी को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये रुधिर वर्ग होता है, प्रतिजन होते हैं और प्रतिरक्षी होते हैं, और कौन सा रुधिर वर्ग किसको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग इसका क्या जीनोटाइप होगा और किस प्रकार से इसकी वंशागति होती है रुधिर वर्ग की। ठीक है ना, तो क्रॉस देखेंगे हम लोग कैसे बनेगा, कैसे वंशागति होगी रुधिर वर्ग की। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर रुधिर वर्ग क्या होता है, ए है, क्या है, रुधिर वर्ग ए है, तो यहाँ पे इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप देखिए, या तो आई ए होगा, आई ए एक ये हो सकता है, या आई ए और आई यू दो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर रुधिर वर्ग बी है, क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम उसी प्रकार से आई बी, या क्या होगा, एक आई बी होगा, दूसरा आई यू। ठीक है, और अगर रुधिर वर्ग क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे एक होगा आई ए और आई बी। ठीक है, समझ में आया। और आखिरी रुधिर वर्ग क्या है, अगर ओ है, कौन सा रुधिर वर्ग, ओ है रुधिर वर्ग, तो इसका होगा आई ओ और आई ओ। समझ में आया। ये क्या है, देखिए 6 प्रकार के जीन रूप बन रहे हैं और ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। ठीक है,
अब इनके बीच आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस बना करके देख सकते हैं कैसे इनकी वंशागति होती है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या है, बी है, और उसका जीनोटाइप क्या है, IB और IO है। और एक व्यक्ति है दूसरा, ठीक है, जिसका रुधिर वर्ग क्या है, A है। इसका रुधिर वर्ग क्या होगा, B, इसका रुधिर वर्ग क्या होगा, A होगा। ठीक है, समझ गए। अब दोनों के बीच क्या किया जाए निषेचन करा दिया जाए। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, युग्मक अलग होंगे, यहाँ पर भी IB IO IA IO, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे चलिए मैं निषेचन करा देता हूँ। बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ से IB होगा, यहाँ से IA होगा, यहाँ से क्या होगा IB और IO, यहाँ से IA IO। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप आसानी से देख करके बता सकते हैं कि इसका रुधिर वर्ग क्या होगा। ठीक है, इसका रुधिर वर्ग, क्योंकि दोनों एलील हैं तो रुधिर वर्ग AB, क्योंकि A और B आपस में क्या होते हैं, समान रूप से प्रभावी होते हैं। इसका क्या होगा, B होगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, A होगा, इसका क्या होगा, O होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों प्रकार के रुधिर वर्ग मिल सकते हैं जब क्या हो, जीनोटाइप किसी एक का ये हो और किसी दूसरे का यह ऐसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों एलील प्रभावी होते हैं समान रूप से तो रुधिर वर्ग AB, क्योंकि B प्रभावी होता है O पे इसलिए रुधिर वर्ग B, A प्रभावी होता है O पे इसलिए रुधिर वर्ग A, और यहाँ पे दोनों O हैं इसलिए क्या होगा, O होगा रुधिर वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या होती है, रुधिर की वंशागति होती है या रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है 3 एलील के द्वारा। ठीक है, कितने एलील के द्वारा, 3 एलील के द्वारा। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इस पे निर्धारित जो भी आधारित क्या है क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप बदल करके, ठीक है, दूसरा जीनोटाइप रख करके क्या कर सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या होगा, इससे जो बच्चे होंगे या संतानें होंगी उनका रुधिर वर्ग क्या होने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।